तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी को क्लास 12 का पहला चैप्टर कंप्लीट मतलब मिल गया है। सारे लेक्चर सब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे और अच्छे से सुंदर से बढ़िया बढ़िया नोट्स भी आपने बना लिए होंगे ताकि पेपर के समय उन नोट्स को खोल करके उनकी हेल्प लेकर के आप अच्छे नंबर ला सको। ठीक है ना। तो आज हम एक दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। दूसरा मतलब इस क्लास 12 का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटे एक दो तीन बातें मैं पहले आपको बता दूं छोटी छोटी सी, कि जो हमारा पहला चैप्टर था यानी कि जो पहला चैप्टर ने संबंध और फलन करा है और ये जो चैप्टर है दूसरा, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों से पेपर के अंदर 10 नंबर का पोर्शन आता है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। इन दोनों चैप्टर से 100 नंबर में से 10 नंबर इन दोनों चैप्टर से आएंगे, पहला चैप्टर और आपका दूसरा चैप्टर। समझ में आ रही है बात। और अगर मैं बात करूं कि ये चैप्टर है कैसा, देखो पहला जो चैप्टर था वो थोड़ा सा टेक्निकल था, मैं मानता हूं, और आप लोगों को उसमें मुझे समय भी लगाया कराने में, लेक्चर भी बहुत हुए हैं और ये टीचर्स के साथ सबके प्रॉब्लम है। जब लेक्चर्स ज़्यादा हो जाते हैं किसी चैप्टर को लेकर के तो थोड़ा सा बच्चों का इंटरेस्ट कम रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, आपकी 12वीं की परीक्षा, इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा। आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से देखने पड़ेंगे और आपको समझने पड़ेंगे। हाँ, एक्सरसाइज के लेक्चर्स आप स्किप कर सकते हो क्योंकि कि अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपके लिए मस्ट है, देखना जरूरी है। ठीक है। और एक बात और बता दूं, अगर इस चैप्टर जो चैप्टर आज हम शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर हम दूसरा प्रतिलोम वृत्तीय फलन के क्वेश्चन इतने आसान है कि चाहूं तो मैं कुछ फॉर्मूले और कुछ नोट्स लिखवा करके, है ना, उनको डायरेक्ट अप्लाई करके आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से, जो कि अमूमन टीचर्स करते भी हैं। ठीक है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी के बाहर से अगर सवाल आएगा, किसी अन्य किताब से आ गया या थोड़ा सा घुमा करके सवाल दे दिया, तो फिर दिक्कतें आपको हो सकती हैं हल्की फुल्की। वैसे आज तक तो हुई नहीं है आपको, मतलब जो फॉर्मूले और नोट्स लिखा करके वो हो जाएगा काम। ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी अच्छे से मजबूती से इस चैप्टर को करने के लिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरे को ध्यान रखते हुए, जो किताबों में लिखा है उस पूरी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही शुरू करूंगा। ठीक है। इस लेक्चर में बहुत अच्छे से, लेक्चर थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको पता चल गया हो कितना लंबा है, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो अभी बना ही रहा हूं। और ये लेक्चर लंबा होगा क्योंकि लेक्चर इस वजह से लंबा होगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत हमें मेहनत करनी है। अगर आज इस लेक्चर को हमने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो फिर 2 एक्सरसाइज करने में आपको 2 ही घंटे मुझे लगेंगे मात्र। ठीक है। यानी कि 2 ही लेक्चर में 2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो आज इस लेक्चर को बेटा आप थोड़ा सा अटेंशन लेके और बहुत अच्छे से दिमाग लगा कर देखिएगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की, और चैप्टर का नाम ही है प्रतिलोम। क्या है बेटे? प्रतिलोम। ठीक है ना। त्रिकोणमितीय फलन, मितीय फलन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, जिस बात को मैं बताना कभी चाहता नहीं हूं, हाँ, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सर बार बार वही बात सामने आती है। क्लास 11th के अंदर, है ना, क्लास 11th के अंदर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, जो जिसका नाम था त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना। त्रिकोणमितीय फलन अगर थोड़ी सी याद आपको आए तो आपने वहां पे जैसे साइन एक्स पढ़ा था, कोस एक्स पढ़ा था, टेन एक्स पढ़ा था, फिर कोट एक्स पढ़ा था, फिर सेक एक्स पढ़ा था, फिर को सेक एक्स पढ़ा था। और इनके संबंध में काफ़ी सारे फॉर्मूले, काफ़ी सारी बातें हमने करी थी, इनका इस्तेमाल हमने करा था, इससे संबंधित प्रश्न करे थे। ठीक है ना। चलिए, अभी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा करके आ चुके हैं, है ना। जो भी जरूरत होगी मैं साथ साथ आपसे जुड़ूंगा, बताऊंगा आपको जहां भी जरूरत होगी। और रही बात प्रतिलोम की, प्रतिलोम इज व्हाट, प्रतिलोम है आपके पास में इनवर्स, है ना, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। व्युत्क्रमणीय फलन, बस त्रिकोणमितीय फलन है और उसका हमें प्रतिलोम पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है, तो इसका जो इनवर्स है एफ इनवर्स हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। अगर ये फलन अगर व्युत्क्रमणीय है, अगर ये फलन व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना, आपके पास में व्युत्क्रमणीय है, तो सीधी सीधी बात है, इसका इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन है, इन सब का इनवर्स हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना।
जैसे साइन एक फंक्शन है, साइन एक्स है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे साइन इनवर्स, है ना। जैसे हम एफ पढ़ते हैं तो एफ इनवर्स पढ़ते हैं, एफ की घात -1। साइन पढ़ रहे हैं तो साइन का इनवर्स पढ़ेंगे। कोस पढ़ा तो कोस का इनवर्स भी पढ़ेंगे। टेन पढ़ा तो टेन का इनवर्स भी बेटे पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही बाकी सभी बच्चे जो फंक्शंस हैं, जो फलन है त्रिकोणमितीय, उन सबके इनवर्सेस हम लोग पढ़ेंगे। और ध्यान रहे विद ग्राफ पढ़ेंगे, विद ग्राफ, ग्राफ भी इनका पढ़ना है, आपके कोर्स के अंदर है, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इस लेक्चर में वो सारी बातें होंगी। लेकिन मेरे बेटा एक बात सुनो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटे मैं थोड़ा सा ना एक भूमिका बनाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं सीधा आपको त्रिकोणमितीय फलन के इनवर्स के बारे में बात करने लगा तो आप लोगों को बहुत अजीब फील आने लगेगा, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो आपको कंफर्टेबल नहीं रहोगे आप। तो पहले मैं ना थोड़ा सा आपको बेस बनाना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहता हूं, और बातें कोई नई नहीं होंगी, जो इससे पहले चैप्टर में पढ़ी है उसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि अगर f कोई फंक्शन है और ये व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इन्वर्टेबल है, यानी कि इसका इनवर्स ज्ञात करा जाता है, व्युत्क्रमणीय, है ना, ऐसे लिखा जाएगा ना, व्युत्क्रमणीय, इन्वर्टेबल, मैंने मात्रा ठीक लगाई है ना। व्युत्क्रमणीय हमने लिखा, कहीं लिखा है इसमें व्युत्क्रमणीय? एक बार देख लूं भाई, क्योंकि आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हो। मेरी हिंदी में थोड़ा सा बेटा ऐसा ही है हिसाब किताब, ठीक है। व्युत्क्रमणीय बिल्कुल ठीक लिखा, पिछली बार शायद गलत लिख दिया था ना। अंग्रेजी में ठीक लिखते हैं इन्वर्टेबल, है ना, इन्वर्टिएबल, है ना, टीएबल, टीएबल, है ना। तो अगर कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय होता है तो उसके साथ दो बातें चलती थी, ठीक है, दो बातें चलती थी कि नंबर एक, ये जो फलन है f, एक तो एकैकी होगा, ये बात याद है आपको, ठीक है ना। और नंबर दो, ये फलन आच्छादक भी होगा, f जो है आच्छादक भी होगा, है ना, ठीक है ना बेटा। एकैकी को इंग्लिश में 1 1 कहते थे कि फंक्शन 1 1 भी होगा, ठीक है, और फंक्शन को हम ऑन टू भी कहते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तभी उसका हम लोग प्रतिलोम, तभी हम लोग उसको व्युत्क्रमणीय कहते हैं, तभी हम उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, है ना। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि हम लोग एफ इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, और इस बारे में बातचीत हमने पिछले चैप्टर में करी है, लेकिन वहां जाने की मैं जरूरत नहीं बता रहा हूं आपका, यहीं पे हम कुछ बातें करेंगे ताकि हम लोग कनेक्शन जोड़ पाए और दोनों चैप्टर्स को आप जोड़ते हुए बढ़िया से समझते हुए चले आगे की तरफ। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका एरो डायग्राम बना रहा हूं, मात्र ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ये सेट एक फंक्शन है, सपोज कर लो एक फंक्शन है सेट ए से बी के अंदर, और ये सेट ए है और ये सेट बी है, और यहां से यहां तक का एक फंक्शन है, एक फलन है। मैं कहूं कि 1 है, 2 है, 3 है, इसमें ए बी सी आ गया, तो अगर 1 का कनेक्शन 1 से हो गया, 2 का कनेक्शन 2 से हो गया, सॉरी 2 का कनेक्शन बी से हो गया, और 3 का कनेक्शन सी से हो गया, तो ये क्लियरली पता है, आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने फलनों के जब प्रकार पढ़ाए थे, पिछले चैप्टर में फलनों के प्रकार, तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि आप देख पा रहे हो इसको कि ये सीधी बात है, ये एक एकैकी आच्छादक फलन है। कैसा है ये? एकैकी आच्छादक, बात समझ में आ रही है? तो अब अगर ये एकैकी आच्छादक है, यानी कि 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है, तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब इसका एफ इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो एफ इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखो, एफ इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, एफ इनवर्स इसका रिवर्स कर देंगे बस, मतलब रिवर्स का मतलब है इसके डोमेन को तो कोडोमेन बना देंगे, 1 2 एंड 3, यानी कि ए सेट को यहां लेते जाएंगे और बी सेट को यहां ले जाएंगे, ए बी और सी, ठीक है। अब वो कनेक्शन वही रहेगा आपके पास में, ठीक है ना, जो हमने बताया। कोई दिक्कत ही नहीं आई, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। हाँ जी, एफ इनवर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप फलन देखो, कोई कंडीशन, कोई बात बिगड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि हम लोग एफ था, एफ इनवर्स से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात करो, देखो अगर इस बार फंक्शन मेरे पास में ऐसा ना हो करके ये ऐसे हो जाए, दिस इज अ फंक्शन, ये सेट ए से बी के अंदर फलन हमारा
एफ ऐसे हो जाए, ए है, बी है और सी है, यहाँ 1 है, 2 और 3 है। सपोज कर लो 1 का इमेज तो 2 हो गया है ना आपके पास में, बी का इमेज भी 2 हो गया और सी का इमेज हमारे पास में 3 हो गया। तो ये तो फलन बन रहा है, फलन की सारी परिभाषाएं फुलफिल हो रही हैं, है ना। इधर के प्रत्येक अवयव की उधर की तरफ इमेज मिल रही है, इधर कोई बचना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे बेटे इसको ध्यान से देखो, ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो जो फंक्शन है ये वाला फलन एकेकी आच्छादक नहीं है, एकेकी आच्छादक है ना। यानी कि मेरे बेटे ये 1 1 ऑन टू नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है, आप देख पा रहे हैं। और अगर 1 1 ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन अगर होती है तभी व्युत्क्रमणीय होता है, व्युत्क्रमणीय का मतलब तभी उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं। मैं एफ इनवर्स निकालना चाहता हूं, लेट्स फाइंड एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, बी सेट को यहां ले लेंगे एंड ए सेट को यहां ले लेंगे, ठीक है, आपस में इंटरचेंज, और यहां से यहां तक का भी फंक्शन होगा। बी सेट के अंदर 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, है ना, नहीं हाँ इसमें हमने अच्छा उल्टा कर लिया मैंने, अगर एबीसी कोई दिक्कत नहीं। बी सेट के अंदर हमने क्या ले लिया 1 2 3 ले लिया और उधर की तरफ मैंने ए बी सी ले लिया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो 2 है ये आपको ए से भी संबंध रख रहा है और ये बी से भी संबंध रख रहा है। पहली बात तो यही गड़बड़ हो गया कि फलन के अंदर एक्स के डोमेन के एक मान के लिए दो प्रतिबिंब कभी मिलते ही नहीं है। और जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा है उनको पता, मैंने एक उदाहरण दिया था कि इधर के सेट को आप बच्चों का सेट कह लो, किसी एक बच्चे के दो माँ बाप हो ही नहीं सकते, रियल माँ बाप तो एक ही होते हैं, है ना भाई, रियल माँ बाप तो एक ही होते हैं, भले ही वो जी इस दुनिया में उपस्थित हैं या नहीं है। कोई किसी के दो माँ बाप तो हो ही नहीं सकते भाई, कृष्ण की तरह, भगवान कृष्ण की तरह भी हो सकता है कि जैसे कहानियां बनी हैं, लेकिन रियल में तो उनका भी एक ही था, समझ रहे हो ना, रियल में तो एक ही था, भले ही किसी और ने पाल लिया हूं। तो मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं पहले बता चुका इन बातों को। तो ये फलन की कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये फलन बन ही नहीं रहा। अच्छा देख, एक और 3 जो है वो सी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक देखो 1 एक ऐसा अवयव बच रहा है जो इधर से संबंध नहीं रख रहा, तो ये फलन ही नहीं है, ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक एक आच्छादक नहीं है, एक एक आच्छादक, एक एक ही आच्छादक नहीं है। तो अगर ये एक एक ही आच्छादक नहीं है तो इसका एफ इनवर्स भी फाइंड आउट नहीं हो सकता है। तो मेरी बात आपको थोड़ी बहुत अगर समझ में आई हो तो मैं अपने आप को भाई साहब धन्य समझूंगा, ठीक है। तो भाई अगर आपको कुछ चीज नोट करनी है तो आप इसमें से नोट कर सकते हो, मैंने पीछे से जोड़ने की आपको कोशिश करी है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात को 2-3 बातों को ध्यान से सुनना मेरे बेटे, ठीक है, 2-3 बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। कि एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। और अब हम लोगों ने कैसे 1 1 चेक करते थे, कैसे ऑन टू चेक करते थे, ये सब चीजें हमने पिछले अध्याय में पढ़ के आए हैं। तो एक बार कुछ नई बातों के साथ मैं इनको रिपीट करना चाहता हूं, खासतौर पे 1 1 को रिपीट करना चाहता हूं। ऑन टू तो एक डेफिनेशन सी लिखी जाती थी, आपको पता है कि कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में मिलता है, इसलिए फलन आच्छादक है। तो ये तो हम लाइन लिखते थे, लेकिन मेन जो काम था हम लोग इस एक एक की प्रूफ करने में करते थे। तो इस एक एक की प्रूफ करने का जो मेथड हमने आपको बताया था उसको भी एक बार बताते हैं, और उसके अलावा एक बात और बताते हैं जो कि हमारी इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से काम में आएगी। देखो सुनो, मैं एक उदाहरण लेता हूं आपके सामने, एग्जाम्पल लेता हूं उदाहरण, ठीक है ना। तो बेटा मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूं और एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन ये तो पता ही है। तो मैं बेटा इसको क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, ताकि ये सारा जगह मेरी काम में आ जाए, ठीक है ना, सारी जगह मेरी काम में आ जाए। अब देखो मैं क्या करता हूं बेटा, ठीक है ना, मैं एक काम करता हूं, जरा मैं कैमरा देख लूं कहाँ है यार, कैमरे में आवाज सही आ रही नहीं आ रही, हेलो, डाउट है कुछ, चलिए। अरे यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो मुझे लग रहा था कि मेरे साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं माइक वाइक चेक कर रहा था अपना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ना क्या करता हूं आपको, मैं बेटा इस 1 1 के लिए, ठीक है ना, जस्ट फॉर 1 1, है ना, ऑन टू तो आपने देख ही लिया था, ऑन टू में ज्यादा कुछ काम करना भी नहीं होता। 1 1 के लिए थोड़ी सी बातें कुछ बताना चाहता हूं जो इस चैप्टर में काम में आएंगी।
तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक उदाहरण लेता हूं और आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। सपोज कर लीजिए एक फंक्शन है मेरे पास में एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ और वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के अंदर ही है। आपको इसका पता है कि डोमेन और कोडोमेन इसका रियल नंबर है। और ये जो परिभाषित है कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इस तरीके का फंक्शन आपने देखा है। इसके एकाकी होने पर विचार करेंगे हम थोड़ी देर, इसी के एकाकी होने पर थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए, तो अगर हम लोग इसको एकाकी देखना चाहते हैं, वन वन देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको वन वन देखें, ठीक है। तो वन वन देखने के लिए हम वहां पे जो मेथड यूज करते थे उसी का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर क्या करते थे हम, x1 फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू या x1 कोमा x2 दो अवयव लेकर के चलते थे R में से। R में से मतलब इस फंक्शन के डोमेन में से, इसका डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है, तो यहां से हम लोग x1 एंड x2 टू एलिमेंट्स लेके चलते थे। और कैसे लेके चलते थे, ठीक है ना, के लिए हम क्या लेकर के चलते थे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते थे। और जब इसको फॉलो करते थे तो डेफिनेशन के हिसाब से x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में। और फिर यहां देखो, आप सुनो, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स का सेट है और मैंने आपको नोट पिछले चैप्टर में भी लिखवाया है कि अगर रियल नंबर्स में x1 की घात सम संख्या है और x2 की घात भी एक सम संख्या है और x1 x2 ये दोनों ही रियल नंबर्स में से आते हैं, वास्तविक संख्या में से आते हैं, तो इसका मतलब है कि x1 कभी भी x2 के बराबर नहीं होगा। इसका कारण मैंने बताया था, क्योंकि x1 भाई आप देखो कि 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं, ये भी 4 होता है, ये भी 4 होता है, लेकिन ये दोनों अवयव आपस में बराबर नहीं होते। तो अगर रियल नंबर्स का सेट है तो हम यहां लिख देंगे x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, चूंकि x1 और x2 जो है वो कहां से आ रहे हैं, वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। इस बारे में बहुत सारी बातें हमने करी हैं क्लास 12 के पहले चैप्टर में, जिसके लेक्चर सारे उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, और आप लोगों ने, उम्मीद है मुझे, पूरे जो बच्चे देख रहे हैं उन्होंने देखे होंगे। अब ये फलन वन वन नहीं है, सीधी बात है। यहां पर हम कह सकते हैं कि f जो हमारा R2R है ना, एकाकी नहीं है, एकाकी यानी कि वन वन नहीं है, वन वन नहीं है। आच्छादक तो है, वन वन नहीं है, आच्छादक तो ये है, ठीक है ना, आच्छादक तो ये है। आप इसकी बारे में, आच्छादक के बारे में 2.2 में जाके देख सकते हैं पिछले चैप्टर में। आच्छादक वैसे जिक्र भी नहीं मुझे करना है। आच्छादक को अगर देखना भी चाहोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप ध्यान दो, इसको y कह लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना जगह अंडर रूट y। अब यहां से अगर कोई y लोगे, देखो आच्छादक के लिए इधर से कोई y लोगे तो y के लिए अगर y का कुछ भी मान रखो, कुछ भी रखो, कुछ भी मन चाहे मन रखो, तो आपको x मिलेगा ही मिलेगा, और वो x रियल नंबर में से मिलेगा। तो आच्छादक तो ये है। तो हम लोग तो एक लाइन लिखेंगे आच्छादक के लिए कि कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का डोमेन में एक पूर्व प्रतिबिंब मिलता है, अतः फलन आच्छादक है। तो इस बारे में तो ज्यादा मैं डिटेल नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मन में से आती जो दिमाग में होती है, बोलने का मन करता है और फिर लेक्चर बहुत लंबा होता जाता है यार। ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं है बेटे, बहुत सारे टीचर्स के साथ है, जो समझाना चाहते हैं उनके साथ है, और जो समझना चाहते हैं उनके लिए समय की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कितना हमें मिल रहा है लेक्चर से। चलिए, अब मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं, मेन बात यह है कि हम लोग क्या, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि क्या हम किसी फंक्शन को जो वन वन नहीं है, क्या किसी फलन को वन वन बनाया जा सकता है क्या, वन वन बनाया जा सकता है क्या, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, और इस क्वेश्चन से ही बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है हाँ, कि हाँ बनाया जा सकता है। आप कहोगे सर कैसे, पिछले चैप्टर में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, किसी को वन वन कहा तो वन वन नहीं है तो छोड़ दिया, वन वन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जरूरत ही नहीं पड़ी किसी ऐसे फलन को जो वन वन नहीं है, जो एकाकी नहीं है, उसको एकाकी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां जरूरत पड़ रही है, इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं।
तो सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। अगर हम लोग इस फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं, है ना। इस बार इस फंक्शन की जो डोमेन है बेसिकली वो रियल नंबर है एंड कोडोमेन भी वो रियल नंबर है। मैं इसके डोमेन के साथ और कोडोमेन के साथ छेड़छाड़ करना चाहता हूं। छेड़छाड़ का मतलब ये नहीं है कि आप इनको बदल दोगे, नॉन नेचुरल नंबर से नेचुरल कर दोगे, नहीं, बदलना नहीं है। हम लोग इनके अंदर ही जो नेचुरल नंबर में से कुछ ऐसे नंबरों को हटा दें, भाई नेचुरल नंबर्स सॉरी रियल नंबर्स में से, वास्तविक संख्याओं में से, इस सेट में से कुछ संख्याएं हटा दें जहां पर फलन गड़बड़ कर रहा है ना। जहां पर फलन 1 1 नहीं हो रहा है तो उसको अगर हम हटा दें तो फलन 1 1 बन जाएगा। जैसे आप लोग बहुत मतलब अजीब दिमाग सा लगा रहे होंगे अभी, लेकिन बहुत गहरी बात है और समझ में भी आएगी। आप आराम से सोचना इस बैठ के। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नोट है, मैं लिख रहा हूं कि किसी फलन, ये बातें थोड़ी सी लिखना इस वजह से क्योंकि लिख करके थोड़ी चीजें अच्छी रहती हैं। किसी फलन के डोमेन तथा कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके फलन को 1 1 बनाया जा सकता है। 1 1 बनाया जा सकता है। मैं बनाऊंगा, इस फंक्शन को बना के दिखाऊंगा मैं, बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा, फलन को 1 1 बनाया जा सकता है। अब इस फलन को कैसे 1 1 बनाऊंगा, देखो ध्यान से, ये चीज आपको समझ में आई। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। रेस्ट्रिक्ट कर सब का मतलब है प्रतिबंधित करके, मतलब कुछ ऐसे मानों को हटा करके, जो मान गड़बड़ कर रहे हैं उनको हटा करके, रेस्ट्रिक्ट करके। तुम लोग जैसे कहते हैं कि भाई तुझे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आज के बाद तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। रेस्ट्रिक्शन का मतलब रेस्ट्रिक्शन है ना। तो रेस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंध लगा करके, उसको मना करके, उस बात को ना, ये नहीं लेने हैं। तो जो 1 1 नहीं हो पा रहे जिनकी वजह से, उनको हटा करके। अब देखो ध्यान से, मैं इस लाइन को रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं इस फंक्शन को कह दूं कि मैं, देखो क्या होता है, कोई रियल नंबर होता है। रियल नंबर कहां से कहां होता है, प्लस के इन्फिनिटी से माइनस के इन्फिनिटी होता है, बीच में कहीं जीरो होता है। इधर की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये रियल नंबर होता है ना, जिसको हम लोग ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी कहते हैं, है ना आपके पास में। अब सुनो, अगर मैं, देखो गड़बड़ कहां हो रहा है इस फंक्शन में, fx = x² में गड़बड़ कहां है, देखो ध्यान से। अगर मैं f2 की वैल्यू निकालता हूं तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। फिर f-2 की वैल्यू निकालता हूं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के हिसाब से कि -2 का स्क्वायर भी 4। तो मतलब क्या है, प्लस वाली चीज के लिए भी सेम वैल्यू और माइनस वाली चीज के लिए भी सेम वैल्यू। मतलब कि डोमेन के दो अवयवों के लिए 2 और -2 के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है। तो अगर मैं इसे ही मार दूं, है ना भाई, -2 भी तो इस पे मैप कर रहा था। अगर मैं इसे ही खत्म कर दूं, चल तू भाग यहां से, अब तो 1 1 बनेगा। यानी कि अगर मैं इसमें से ये नेगेटिव नंबर्स को हटा दूं, जीरो को भी हटा दूं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जीरो को छोड़ करके इधर वाले हिस्से को तो कहते हैं आर पॉजिटिव। इधर वाला हिस्सा, जीरो पे गोली बना दो, जीरो को नहीं ले रहे हैं हम लोग। इधर वाला हिस्सा तो आर पॉजिटिव होता है और इधर वाला हिस्सा आर नेगेटिव होता है। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं इस फलन को आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव पे ही डिफाइन कर लूं, तब क्या होगा, तब fx = x² को देखते हैं, एक ही होता है या नहीं होता, है ना आपके पास। अब देखते हैं, तो हम लोग अब लेके चलते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। और r पॉजिटिव के अंदर सारी संख्या प्लस वाली होंगी, है ना, माइनस वाली नहीं होंगी। तो अब लेके चलेंगे तो f(x1) = f(x2) सेम मेथड से। तो हम क्या देखेंगे कि x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर।
अब चूंकि x1 x2 पॉजिटिव है, नेगेटिव तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो तब हम कह देंगे भैया अरे भैया x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। और अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता है, या कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस बार x1 x2 पूरे रियल नंबर में से नहीं लिया, इधर से लिया प्लस वालों में से सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इधर की तरफ हमने ये लिया है r पॉजिटिव में से। तो अब यहां पर ये फलन हमने क्या करा, अतः यहां पर हम कह सकते हैं fx इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है ना, कहां से कहां तक, r पॉजिटिव से r पॉजिटिव तक एक एक ही होगा। इसका यूज बहुत करना है मुझे, एक एक ही है। तो बेटे ये पिछले चैप्टर की बात थी, वहां पर हमने एक एक ही प्रूव करना सीखा था, लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी मेरे बेटे कि हम लोग किसी फलन को अगर वो एक एक ही नहीं है तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा करके, डोमेन और कोडोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा करके, रेस्ट्रिक्ट करके उनको 1 1 बनाया जा सकता है, एक एक ही बनाया जा सकता है। ठीक है ना मेरे भाई, ओके। अब सुनो, एक तरीका तो पैटर्न ये था किसी को 1 1 देखने का। अब 1 1 देखने का एक तरीका और बताता हूं आपको, जो कि पिछले चैप्टर में नहीं बताया, वो यहां पे जरूरत है तो यहां पे बताऊंगा मैं। अगर आपको किसी भी फलन का ग्राफ, ये चीजें जो है ना बेटा, ये वाली चीजें ऐसी चीजें ये वाली है ना, माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज आर नेगेटिव, तो इस तरीके के ये ज्ञान को ना अपनी रफ कॉपी में कहीं ना कहीं लिख लिया करो, मतलब ये अपने नोट्स में ऊपर नीचे कहीं लिख लिया करो, तो क्योंकि इन चीजों से बहुत माइंड जो है सेट होता है ना, ये चीजें आपको याद रहेंगे तो बहुत इंप्रेशन पड़ता है कॉपी में। तो देखो अब ध्यान से देखना, अगर किसी फंक्शन का हमें ग्राफ दे दिया जाए, बिल्कुल ठीक बात है, मतलब क्या है, ठीक है ना, मतलब क्या है, आपको अभी तो मुझे इस जो मैंने अभी काम किया है उसमें फंक्शन दिया गया था कि एफ एक फंक्शन है आर टू आर, ठीक है ना, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन फर्स्ट, यहां से पहला फंक्शन था ये, और उसके बाद में इसको रिस्ट्रिक्ट करके दूसरा फंक्शन हमने बनाया था ये, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मैं कहता हूं कि आपको ये वाला मेथड यूज नहीं करना, डोंट यूज x1 x2 इज इक्वल टू ना, x1 इज इक्वल टू x2 को बराबर दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी भी फलन का ग्राफ दिया हो तो ग्राफ को देखते ही बता सकते हो आप, उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, ग्राफ को देखते ही मान के चलो, बेसिकली इस फंक्शन का ग्राफ अगर आप बनाओगे, ठीक है ना, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा। अगर आपने क्लास 11th के अंदर शंकु परिच्छेद वाला चैप्टर करा होगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक परवलय बनता है, और उस परवलय का जो है ऊपर की तरफ वहां पे होता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी वहां पे होता था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना, 4ay, तो वो उसका ग्राफ ऐसा ही बनता था, है ना। यहाँ पर अगर a का मान 1/4 रख दूं तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ ऐसे बनता था उसका। अगर हमें ये ग्राफ दिया है, मात्र ये मूल बिंदु है, और इस ग्राफ को देख के क्या बताइए 1 1 है नहीं है, आप कहोगे गुरुजी रुक जाओ चेक करता हूँ, इससे चेक करता हूँ ना, मत तुम्हारे हाथ बांध दिए मैंने, रजिस्ट्रेशन दे दी, ना ना ना, केवल एक लाइन खींचनी है आपको, एक आपके साथ एक गेम खेला जाए, केवल एक लाइन खींचनी है, केवल एक लाइन, इतना कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक लाइन खींचनी है, और उस लाइन को खींच करके बताओ कि ये 1 1 है नहीं है। तो भाई साहब ग्राफ में तो बहुत आसान है, देखो मैं बताता हूं कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ मुझे दिया हो और मैं उसे देखना चाहता हूं कि वो 1 1 है या नहीं है, उसके लिए मैं उस ग्राफ में एक लाइन खींचूंगा जो एक्स अक्ष के समांतर होगी। किसके समांतर? एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींचनी है, तो एक्स अक्ष के समांतर में एक लाइन खींचूंगा, ऐसे डॉट डॉट करके खींच लो, है ना, डॉट डॉट करके खींच लो ऐसे करके, और फिर देखो आप, फिर देखो कि अगर ये लाइन जो एक्स अक्ष के समांतर है वो दिए गए ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर काटती है, मेरी बात समझ रहे हो, एक से अधिक पॉइंट पर काटती है तो फलन 1 1 नहीं होगा। अगर एक ही पॉइंट पर काटती तो वो 1 1 होता। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ये तो आपने डायरेक्ट बात बता दी, मैं पूरी गहराई में जाके बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो मैंने जो कहा है इसको आप नोट बना के पहले लिख लो, फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या, ठीक है ना।
ठीक है ना, किसी फंक्शन के ग्राफ, है ना, किसी फलन के ग्राफ को यदि, है ना, यदि ये वाला मैं रेफ कर दूं, ये तो नोट ही कर लिया होगा आपने, है ना, तो यदि किसी फलन के ग्राफ को, यदि, ठीक है, यदि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर समांतर कोई रेखा, कोई रेखा एक से अधिक मोर देन वन, एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है तो फलन 1-1 नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसे बताऊंगा मैं, 1-1 नहीं होता। कुछ बच्चे तो यही समझ जाएंगे, लेकिन डिटेल से बताऊंगा। जब ये लाइन इसको काटेगी, इसका मतलब अगर मैं एक लाइन यहां बनाऊंगा, ऐसे ध्यान से देखो, यहां पे x का कुछ मान होगा, ठीक है ना, जैसे x का मान के चलो, यहां पे x का मान 2 है, इसके नीचे आ जाओ, यहां भी x का मान कितना है, -2, क्योंकि मूल बिंदु इधर की तरफ -2 होगा ना, यहाँ x का मान -2 है। तो आप देख पा रहे हैं 2 के लिए भी y का मान क्या मिल रहा है, यहाँ पर मान होगा 16, कितना होगा, ये पॉइंट होगा 0,4। आप होगे सर जी कैसे लिख रहे हो 0,4, ये समथिंग इस तरीके से, भाई देख लो ना, अगर x का मान 2 भरोगे तो y पे मान क्या निकलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन 4 ही तो निकलेगा। नहीं समझ में आया, रुको, अभी सिर्फ समझो कि यानी कि x के 2 अलग अलग मानों के लिए y के मान हमें एक ही मिल रहा है 4। वही बात जो मैंने अभी समझाई है कि -2 और 2 के लिए हमें केवल 4 मिल रहा है, तो ये 1-1 होगा ही नहीं। चलो इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं, अच्छे से बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस नोट को नोट कर लो आप, ठीक है ना, इस नोट को नोट कर लो, कर लिया। चलिए देखो, मैं इसे पूरा खोल के बताता हूँ। जब यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ, बार बार मौके नहीं मिला करते इन बातों को बताने के, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखना मेरे बेटे, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बनाने के लिए तो आपको पता ही है ना, एक टेबल सी बना लेते हैं, ठीक है ना, एंड ऊपर की तरफ x आ जाएगा, नीचे y आ जाएगा, यहाँ कुछ पॉइंट्स ले लेंगे जिनको ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। अब चूंकि रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स में तो दशमलव वाली संख्या भी आएंगी, माइनस वाली भी आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, सीधी सच्ची ले लेता हूँ, है ना। मैंने 0 ले लिया, x का मान 0 भरोगे तो y का मतलब यहाँ पे fx का मान आएगा। भाई y इज इक्वल टू तो fx होता है, चाहे तो यहाँ पे क्या लिख लो, y लिख लो या fx लिख लो, है ना, आपके पास में ऐसे कर लो ना, ठीक है। तो अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y भी 0 आ जाएगा, चेक कर लो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है fx इज इक्वल टू है x², तो यहाँ पे 0 भरेंगे 0 आ जाएगा, 1 भरेंगे तो 1 आ जाएगा, और -1 भरेंगे तो फिर 1 आएगा, ठीक है ना। 2 भरेंगे तो 4 आएगा, -2 भरेंगे फिर से 4 ही आ जाएगा। 1 2 और ले लो, सपोज कर लीजिए 3 भर लो तो 9 आ जाएगा, और -3 भरोगे तो भी 9 आ जाएगा। हम इनके बीच की संख्याएं भी ले सकते हैं, 0.5 1.5 ऐसी भी ले सकते थे, क्योंकि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, लेकिन हमने लिए केवल पूर्णांक ही। क्यों लिए हैं, क्योंकि थोड़ा प्लॉट करने में इजी रहेगा, है ना। तो इस ग्राफ पे आ जाओ जरा, देखो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मूल बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा जिंदगी भर ये कार्यक्रम। इधर की तरफ -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, चलता रहेगा कार्यक्रम। भाई रिकॉर्ड भी हो रहा नहीं, बहुत मेहनत से बता रहा हूँ, कहीं पर चल रहा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। हाँ हो रहा है, 34 मिनट, कोई बात नहीं, ठीक है। ऊपर की तरफ भी आप लेंगे कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसे चलते हुए 7 आ जाएगा, ऊपर कहीं आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। अपलोड करो बेटा मेरे, जब 0 है तो 0 है, तो उसका मतलब ये आ गया, यहाँ 1 है तो 1 है, 1 है तो 1 है, ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। फिर -1 है तो
1 है, जब -1 है तो भी 1 है, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जब 2 है तो 4 है, जब 2 है तो बेटे 4 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। एंड माइनस का 2 है तब भी हमारा ये 4 आ जाएगा यहाँ। ऐसे जब 3 होगा तो 9 कहीं ना कहीं ऊपर मिलेगा यहाँ, क्योंकि 8 9 लगभग यहाँ बन जाएगा ऐसे करके, कहीं ना कहीं पॉइंट ऐसे ही यहाँ बनेगा। तो फाइनली ऊपर तो बना नहीं रहा टेबल है, तो मैं इनको अगर आपस में ज्वाइन कर दूं उस तरीके से, ठीक है। तो यही तो मैंने ग्राफ बनाया था अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने, या नहीं बनाया था, है ना। और मैंने एक लाइन खींची थी, अभी एक लाइन खींची थी जो कि एक्स एक्स के समांतर थी, जो 4 पॉइंट से होती हुई जा रही थी, मैंने अभी लाइन खींची थी ये देखो। अब आप देखो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, देखो अब मैं इसको नीचे मिला लूं, जब x का मान 2 है, जब ये x का मान 2 है तो भी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2,4, देखो तब भी 4 मिल रही है। जब x का मान -2 है तब भी हमारे पास -2,4, तब भी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। तो वही बात कि आपके पास में -2 एंड 2 की जो मैपिंग है अगर करें तो वो 4 पे जा रही है, तो ये 1 1 नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा है कि दिस इज, हम किसी भी ग्राफ को, जैसे मान के चलो आपके सामने कोई ग्राफ इस बार इस तरीके का आ गया, ये है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये मूल बिंदु है, वो पूछ रहा है बताओ 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 ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो एक्स अक्ष के समांतर कहीं भी ऊपर नीचे एक लाइन खींच दो, देखो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये 1 1 है। अगर एक पॉइंट पर कट करेगा 1 1 है, लेकिन जैसे मान के चलो कि हमारे पास इस बार आ गया फलन इस तरीके से, ऐसा भी तो आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है, मैथ सही है। खींचो एक्स एक्स के समांतर एक रेखा, देखो 2 पॉइंट्स पे कट कर गया, ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है कि अगर ग्राफ में आपको पता हो, ग्राफ में आपको पता हो कैसे 1 1 देखना है तो आप ऐसा देख सकते हैं। अब ये हमने ऊपर वाले हिस्से की बात करी, अच्छा इसको 1 1 कैसे बनाएंगे, मैंने कहा था 1 1 का वो देखो, इसका सेकंड पोर्शन भी देखते हैं, ये नीचे वाला पोर्शन था इसको भी देखते हैं। जब हमने इसके डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था तो फिर क्या होगा, फिर ये कैसे 1 1 बना, ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। अब हमने फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो फंक्शन है वो r पॉजिटिव से r पॉजिटिव में लेना है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, तो इसका ग्राफ बनाना है। तो जो टेबल बनेगी मेरे बेटे, टेबल जो बनेगी, टेबल जो बनेगी, ऊपर की तरफ x आ जाएगा, नीचे की तरफ y, y मतलब एफ एक्स है ना। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे इस तरीके से, कुछ पॉइंट्स बना लेंगे हम। अब देखो चूंकि r पॉजिटिव है, केवल धनात्मक वास्तविक संख्या लेनी है, तो ये माइनस वाली नहीं लेने की, जीरो भी नहीं लेने की, क्योंकि जीरो भी ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव, जीरो भी नहीं लेने के, हम जीरो भी नहीं लेंगे, तो हम लेंगे 1 1 हो जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं यार, ये वाला लेंगे, फिर आ जाएगा 2 4 3 9, ऐसे 4 16 ऐसे आएंगे, है ना। इसको अगर आप प्लॉट कर लो, इसको अगर आप प्लॉट कर लो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो दिस इज, ये मूल बिंदु है ना आपके पास में, इधर की तरफ आपका 1 आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसी 1 2 3 4 5 ऐसा आ जाएगा। और क्योंकि इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर के नंबर हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव में तो लेना ही नहीं है, चलो लिख दो, अच्छा -1 -2 -3 -1 -2 -3 एंड -4, प्लॉट करो। जब 1 है तो 1 है, तो यानी कि पॉइंट यहां आ जाएगा, जब 2 है तो 4 है, जब 2 है तो 4 है, 2 है तो 4 है, तो पॉइंट यहां मिल जाएगा। जब 3 है तो 9 है, 9 कहीं ना कहीं ऊपर मिलेगा तो जा करके, है ना। तो जब इसको मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि देखो जीरो तो नहीं है, तो जीरो की वैल्यू नहीं लेंगे, तो यहाँ पे गोली इस तरीके से बना देंगे खाली सी, जहां पर हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ऐसे करके, समझ रहे हो। मतलब इसके अंदर इस गोली का मतलब क्या है, एक्स का मान हम जीरो नहीं ले रहे हैं, तो फंक्शन यहां से ऐसे जाएगा, है ना, ऊपर कहीं ना कहीं 9 मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब देखो, अब ग्राफ केवल वन साइड जा रहा है, इस बार ग्राफ दोनों तरफ जा रहा था, और ग्राफ इधर वन साइड जा रहा है। अब चेक करो ये 1 1 है या नहीं है, देखो यहां तो हमने प्रूफ कर दिया था 1 1 है ना, जब हमने आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव, यहां तो 1 1 प्रूफ कर दिया था, ग्राफ से देखो
एक लाइन बनाओ एक्स अक्ष के समांतर, मान के चलो मैंने एक लाइन बना ली यहीं से, कहीं से बना लो, एनीवेयर, डॉट 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 ये करके देखो, ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 1 है, ये 1 1 है, क्योंकि x के एक मान के लिए एक ही मान मिल रहा है। तो मेरे भाई मेरे बेटे, आपको, मुझे लगता है कि मैं जितना समझा पा रहा हूं, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं समझाने की, भाई कुछ तो समझ में आ रहा होगा। और अगर आ रहा है तो भाई बता देना, लाइक वाइक कर देना, कमेंट वमेंट में लिख देना कि सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा, तो मुझे हिम्मत सी मिलेगी, है ना। तो अब आपको एक बात समझ में आई, अगर मैं पूरी बात का समअप कर दूं, एक बात समझ में आई अब, कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर हमें दिया गया है ना, एनीवेयर ग्राफ हमें दिया गया है, तो उसमें हम लोग केवल एक लाइन खींच करके एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन बना करके हम ये पता कर लेंगे कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, एक ही है या नहीं है। तो हमें हर बार ये वाला मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ग्राफ हमें दिया, क्योंकि ग्राफ का खेल अब शुरू हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ग्राफ का इस्तेमाल है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में सारी बातें आपके सामने करूंगा। तो मैं जो बात बताना चाह रहा था, एक बार चेक कर लूं, मैं क्या मैं सारी बातें बता चुका हूं जो मैंने प्लानिंग करी थी बताने की, एक बार चेक कर लूं क्या कोई बात मैंने छोड़ तो नहीं दी है, क्या कोई मैंने बात आपको बताते हुए कुछ छोड़ तो नहीं दी है, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है। हाँ एक बात सुनो, अब ये 1 1 हो गया, अब ये 1 1 हो गया, अब ये 1 1 होने का मतलब है आच्छादक तो ये है ही है, तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। तो इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब थोड़ी सी आगे की बात है, लेकिन बतानी यहाँ बताऊंगा तो यहाँ पे ट्रेलर सा दिख जाएगा, आगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स का मतलब होता है कि सेट जो हमारा डोमेन है और कोडोमेन को आपस में इंटरचेंज करना है ना। आपके पास में मैंने अभी बताया था, ये अगर a to b है तो इनवर्स के अंदर ये b to a हो जाएगा, b to a हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, x अक्ष को y अक्ष को x अक्ष बदल देना है, ऐसे, ठीक है ना। या फिर एक तरीका और होता है, वो थोड़ी सी गहरी बात है और आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो बहुत अच्छे समझोगे। तो हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर, डॉट 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 जो मूल बिंदु से जाती है, ऐसे एक लाइन बनाते हैं और इस लाइन को समझते हैं कि ये शीशा है, मिरर है, जो आप जिसमें आप अपना थोपड़ा देखते हो ना, चेहरा देखते हो, तो वो है ये। तो इस मिरर के अंदर, ये जो मिरर अगर यहाँ लगा दें हम लोग, ये सीधी लाइन जाएगी, ऐसे करते हुए सीधी लाइन एक, ठीक है ना, ये ऐसे। अरे यार कैसी लाइन बना रहा मास्टर, ठीक है चलो रुक जाओ। एक लाइन हम ऐसी बनाते रहे जो मूल बिंदु से जा रही है, ऐसे डॉट 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 ऐसे करके, जो इधर भी निकल रही है, इसको मिरर मान लो, शीशा मान लो। हम क्या चाहते हैं कि एफ इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, एफ इनवर्स का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना, जब इसके सामने शीशा रखेंगे तो इधर की तरफ ऐसा ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, शीशे में ऐसा दिखाई देगा, है ना भाई, शीशे में ऐसा दिखाई देगा। ये तो ऊपर की तरफ जा रहा था, शीशे में ऐसा दिखाई देगा। तो ये अगर एफ है तो दिस इज एफ इनवर्स, दिस इज एफ इनवर्स। जब मैं आपको साइन का ग्राफ बताऊंगा ना, फिर आपको साइन इनवर्स का ग्राफ जब बताऊंगा तो उसको समझने में 1 मिनट लगेगी, अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो। जब भी किसी भी फलन का ग्राफ दिया हो और उसका इनवर्स का ग्राफ बताना हो, बशर्ते वो 1 1 हो, ऑन टू हो, तो हम एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं। वैसे इस लाइन का नाम भी आपको याद होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन होती है। इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं, शीशा मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स को क्या मान लेते हैं, शीशा, मिरर मान लेते हैं। इस मिरर के अंदर, इस शीशे के अंदर इसका कैसा पोज दिखाई देगा, वो जो दिखेगा वही हमारा इनवर्स होगा, वही हमारा इनवर्स होगा। तो अगर मेरे बेटे आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना मेरे भाई, वो बातें समझ में आ रही होंगी, तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अपने आप को, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करूंगा फिर मैं, अगर आपको ये बात समझ में आ रही होंगी तो जरा बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसी ये सब चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई हैं बहुत अच्छे से समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। चलिए मैंने अब सारी बातें बता चुका हूं। अब हम मूलतः का मतलब जनरल, मतलब मेन रूप से, ठीक है ना बेटा। अब हम आपके पास में, अब हम सीधा चलेंगे किसके अंदर, जो हमारा चैप्टर है। जरा इसको फटाफट, जो चीजें आपके सामने हैं, ठीक है ना, ये जो चीजें हैं इसको आप लोग अच्छे से प्यार से कॉपी में जरा नोट कर लो, ठीक है ना, कॉपी में जरा नोट कर लो।
मैं फिर आगे चलता हूं बेटा। चलिए बेटा, अब आपके सामने मैंने जो लिखा है, कितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं? 6 होते हैं। एक एक को ऐसे ही मैं बारी बारी से समझाऊंगा और उनके इनवर्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा लंबा समय रहेगा, तो पहला अब डिस्कस कर रहा हूं, फिर कोस होगा, टेन होगा, कोट, सेक और कोसेक सबके बारे में बात करेंगे। ये जो आपके सामने पहले से बना हुआ है, ये पहले से बना हुआ क्लास 11 का ही बना हुआ है, मतलब बोर्ड पे नहीं बना हुआ है। क्लास 11 में अगर मैं सही देख पा रहा हूं, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ। क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 3 जो था हमारा, उसमें लेक्चर नंबर 6 है, कहीं नोट कर लो। चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 6 मेरे लेक्चर्स के अंदर। नहीं जाना चाहते तो आप 11th की किताब उठा के देख लें। तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के ग्राफ थे, और ये ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब आपको ये याद कर लो। इस ग्राफ का बहुत यूज है जिंदगी में, आगे भी पढ़ोगे तो बहुत यूज आएगा। और इस ग्राफ को मैंने वहाँ कैसे बनता है, लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th के अंदर, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखो बेसिकली क्या है कि साइन एक फंक्शन है, जैसे हमारे पास साइन एक फंक्शन है, साइन एक्स नहीं लिखेंगे, जैसे एफ एक फंक्शन होता है किसी भी सेट से ए से बी के अंदर। तो जब ये फंक्शन है तो सीधी बात है, इसकी डोमेन और रेंज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। डोमेन और कोडोमेन नहीं, डोमेन और रेंज की बात करेंगे, क्योंकि देखो एक छोटी सी बात सुन लो। ये जो एक्स एक्स है, एक्स एक्स पे जितने भी मान है, जैसे पाई बटे दो, पाई 3 पाई बटे 2, 2 पाई, ये सब के सब मान जो है ये किसके मान है? ये डोमेन की वैल्यूज है। मतलब एक्स के जो मान आएंगे वो इधर से आएंगे, डोमेन की वैल्यूज है, यानी कि पाई अपॉन 2, माइनस पाई अपॉन 2 पाई, ये सब जो है डोमेन में आएंगे। और जो वैल्यूज निकल करके आएंगी वो सारी वैल्यूज आएंगी आपके पास में, जो वाई एक्स पे मिलेंगी, 1 2 3 कुछ भी दशमलव में जो भी आएंगी, वो आपके पास में क्या होगा? वो कोडोमेन होगा। यानी कि इसमें इस केस में जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा वाई एक्सिस है, और उसको हम रियल नंबर्स कह देंगे। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं, अभी मैं बात बताऊंगा आपको, हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोग कोडोमेन मतलब डोमेन से सेट को कोडोमेन में डिफाइन नहीं करेंगे, डोमेन में बात नहीं करेंगे हम। इस कोडोमेन की जगह हम डोमेन से रेंज में बात करेंगे, डोमेन से रेंज में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? रेंज, यानी कि परिसर, हिंदी में कहते हैं परिसर में बात करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब सुनो, साइन जो फंक्शन होता है, साइन जो फंक्शन होता है वो रियल नंबर से, रियल नंबर से आप देखो एक्स एक्स पे जो मान लिए जा रहे हैं, ये वाले जितने मान हैं, जितने भी मान हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। आपको कैसे पाई अपॉन 2 क्या होता है? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं बैठा? पाई का मान, ये पाई रेडियन में 90 डिग्री कोण के माप, 90 डिग्री कोण को हम रेडियन में पाई अपॉन 2 लिखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो उसको वास्तविक मतलब दिखना, नंबर में लिखना चाहो, डिग्री में लिखना चाहो, तो 180 की जगह, सॉरी पाई की जगह आप 180 लिख दो। 180 बटे 2 तो आप कैलकुलेट करोगे 90 डिग्री। जैसे पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। समझ में आ रही बात? पाई अपॉन 4 आ गया, इसका मतलब है 180 बटे 4 यानी कि 45 डिग्री। बात समझ पा रहे हो? 3 पाई अपॉन 2 का मतलब क्या है? 3 गुणे 180 बटे 2 यानी कि 270। चेक कर लो। तो मतलब इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हो, अगर आप पाई में कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन कंफर्टेबल होना पड़ेगा क्योंकि पाई में ही हम लोग अधिकतर बात करते हैं। अब बड़े हो चुके हैं, 12वीं में हैं, तो आप लोग अंश में बात ना करके रेडियन में बात ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके जो साइन हमारा एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। मतलब वो रियल नंबर में से इधर भी आपको पता माइनस इन्फिनिटी से इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लेगा तो रियल नंबर से। लेकिन आप देखो उसकी रेंज कितनी बन रही है। रेंज का मतलब आप रेंज ध्यान से देखोगे तो हमारा जो ग्राफ है ना, हमारा जो ग्राफ है आप लोग किताबों में देख सकते हैं, ये 1, देखो आप एक लाइन बनाओ 1 और -1, ठीक है ना। पूरा का पूरा ग्राफ 1 और -1 के बीच में है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में साइन का जो रेंज बनता है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 बनता है। मेरे भाई समझ में आ गया कि साइन एक ऐसा फंक्शन है, इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसका जो रेंज है वो -1 से 1 के अंदर होता है। अब हम लोगों ने पढ़ना है इसका इनवर्स। वी वांट टू फाइंड, हम चाहते हैं कि इसका इनवर्स पढ़ें। क्या पढ़ें बेटा? इसका इनवर्स पढ़ें।
क्या चाहते हैं हम, इसका इनवर्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका इनवर्स तो तभी पढ़ पाएंगे ना, कब पढ़ पाएंगे, जब ये फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो, 1 1 ऑन टू हो, तभी तो पढ़ेंगे ना हम इसको। ठीक है ना, आपके पास में एक मिनट भैया, ठीक है ना, तो तभी तो हम इसको पढ़ पाएंगे ना कि ये 1 1 हो। अब ग्राफ देख के तो ऐसा कतई भी नहीं लग रहा जो मैंने बातें आपको बताई है। एक लाइन खींचिए एक्स अक्ष के समांतर, मैंने लाइन खींची एक्स अक्ष के समांतर, ये देखो ऐसे। आओ गुरुजी ये तो बवाल हो गया, क्या ये लाइन एक्स अक्ष के समांतर से एक ये काट रहा, एक ये काट रहा, एक ये काट रहा, एक ये काट रहा, तमाम पॉइंट मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये 1 1 तो नहीं है, तमाम पॉइंट मिल, देखो बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। ग्राफ को आगे इधर बढ़ाओगे तो और पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप देख भी पाते हो, अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और आप देखोगे साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, फिर साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, पता है ना, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है ना। मतलब डोमेन के 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरीके की जितनी वैल्यूज है उन सब की वैल्यू 0 मिलेगी। देखो अब कौन दुनिया का पागल आदमी इसको 1 1 कह देगा। अब मेन पॉइंट ये आता है कि जब ये 1 1 ही नहीं है, जब ये 1 1 ही नहीं है, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ेगी, हम कैसे कैसे इसका प्रतिलोम पढ़ लेंगे भाई, कैसे इसका प्रतिलोम पढ़ लेंगे। मैं इसलिए बेस बना के चला था, अगर ये 1 1 नहीं है तो हमने कहा था 1 1 बनाया भी तो जा सकता है, डोमेन को कोडोमेन को रिस्ट्रिक्शन दे करके, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, कुछ उस पर प्रतिबंध लगा के हाँ नहीं तुम्हें इतना इतना ही, सिर्फ इतने हिस्से में, तो हम उसको बना सकते हैं। तो इसी वजह से अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटे, तो अगर मैं केवल इस ग्राफ की बात करूं यहां से -π/2 से यहां से और π/2 तक, इस इतने हिस्से की, इस पे मैं अपना चौक चला रहा हूं, इतने हिस्से की बात अगर मैं करूं, इतने हिस्से की अगर मैं बात करूं, इतने हिस्से की अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं अलग भी देख लूं थोड़ा सा उठा करके, ऐसे की बात करूं, तो अब खींचो एक लाइन एक्स अक्ष के समांतर, कहीं भी खींचो, कहीं भी, कहीं एक खींच दी, अब देखो एक ही पॉइंट मिला, नीचे खींच लो, देखो एक ही पॉइंट मिला। इसका मतलब अगर हम इसे रेस्ट्रिक्ट कर दें ना भाई, -π/2 से π/2 के बीच की बात कर लेते हैं, है ना, -π/2 से -90 से +90 की बात कर लो, यहां तक की बात कर लो, तो इस हिस्से में ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, इस हिस्से में ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। इसका मतलब इस हिस्से में हम लोग इसका इनवर्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, आप कहोगे सर जी आगे भी तो हो सकता है, आप π/2 से यहां देख लो, इस हिस्से में देख लो, इसमें भी तो ये देखो, इसमें भी तो ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ऐसा ऐसा थोड़ी सी दूर जा करके, थोड़ा सा दूर जा करके ऐसा मिल रहा है ग्राफ, इसे क्यों नहीं ले रहे हैं, ले सकते हैं। लेकिन भाई साहब हम लोग इसी हिस्से को स्टडी करते हैं, और इस हिस्से का नाम जो है यानी कि -π/2 से और π/2 के बीच में, इस हिस्से को हम मैं यहां लिखूंगा इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो -π/2 से और +π/2 का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं मुख्य मान शाखा। याद रखना एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं मुख्य मान ही पूछे जा रहे हैं, तो आप अंग्रेजी में कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो अंग्रेजी में भी ध्यान रखें और इंग्लिश में भी। तो अब यानी कि कहने की बात यह है कि साइन इनवर्स डिफाइन हो जाएगा कहां से कहां तक, ये रेंज तो जो कि तू आ जाएगी माइनस, क्योंकि इसको सेट को इंटरचेंज करते हैं ना, -1 से 1 तक, और कहां तक जाएंगे, केवल मेरे भाई -π/2 से π/2 के बीच में, केवल और केवल। तो आप इनवर्स पढ़ सकते हैं, आप क्या पढ़ सकते हैं, इसको नोट कर लो, आप इनवर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, आप इनवर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, किस बीच में पढ़ सकते हैं, इस बीच में इनवर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अब इनवर्स पढ़ लिया हमने, इसको इन दोनों चीजों को याद रखेंगे, नंबर 1
ये तो आपको क्लास 11th की बात है, दिस इज फ्रॉम क्लास 11th, ये ऊपर वाला पोर्शन। और ये हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन आया है जो कि पहला फॉर्मूला, मानो कुछ भी मानो, आपकी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का नंबर 1, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स जो होता है, साइन इनवर्स जो होता है उसका जो डोमेन बनता है वो -1 से 1 तक बनता है आपके पास में, ठीक है ना, -1 से 1 तक। और कहाँ तक? -π/2 से और +π/2 तक। और इसी को हम लोग मुख्य मान शाखा कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, ठीक है ना बेटे, ब्रांच कहते हैं मेरे भाई, ठीक है जी, ओके। अब साथ ही साथ इतनी बात पढ़ रहे हैं तो भाई साहब थोड़ा सा इसका ग्राफ भी पढ़ लो। इनवर्स का ग्राफ, जब साइन का ग्राफ इतना है तो इनवर्स का ग्राफ कितना होगा। हम लोग सीधी सी बात है, इनवर्स जब इतने हिस्से का पढ़ रहे हैं तो फिर इसका इनवर्स कैसे बनेगा। देखो इनवर्स में मतलब होता है, एक तो मैंने तरीका बताया था कि आप एक लाइन को मिरर मान लो, वो कर लो, वो दड़ा आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा इन फिगर्स के लिए, क्योंकि आप अभी क्लास 12th में हो, आगे जा करके जब आप पढ़ोगे तब अच्छा लगेगा। तो एक बेस्ट तरीका है, उसको याद रखो। आप सिंपल सी बात रखो कि अक्षों को बदल दो, एक्स एक्स वाई एक्स को आपस में इंटरचेंज कर दो। मतलब क्या है, मतलब ये एक्स एक्स ही रहेगा, ये वाई एक्स ही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे कि ये मूल बिंदु है, इस पर ना कोण ना लेकर के इस पे ले लेंगे 1 2, यानी कि जो रियल नंबर्स का सेट इस पे ले लेंगे 3, ऐसे ही -1 -2 एंड -3, ठीक है ना। आपके पास ऊपर की तरफ आ जाएगा π/2, यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ आ जाएगा 3π/2, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 2π, देयर इज -π/2 एंड 3, देयर इज पाई एंड माइनस का 3π/2, ठीक है ना। नीचे की तरफ ऐसे ही चलते रहेंगे। अब जो ग्राफ बना था, बेसिकली जो ग्राफ बन रहा था उसको हम रिवर्स करना, तो आपको पता π/2 पे वैल्यू 1 होती है, ठीक है जी। π/2 पर वैल्यू 1 होती है, पाई पे 0 होती है, 0 पे 0 होती है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मेरे भाई। यहाँ पे फिर 1 बनेगी और यहाँ पे 2π होगा माइनस का, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये घूमता हुआ ऐसे जाएगा। ऊपर भी ये 1 तक जाएगा, केवल यहाँ तक 1 से बाद में फिर ये 2π पैसे घूम जाएगा। तो मतलब आप देखोगे किताबों में थोड़ा और क्लियर नजर आएगा आपको, किताबों से भी थोड़ा संपर्क बना के रखें, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। लेकिन हमें इनवर्स का ग्राफ देखना ना, ये इनवर्स पूरा थोड़ा ही है, क्योंकि अगर मैं इसमें, ये बात सुनो मेरी, ये तो फंक्शन ही नहीं बनने का। फिर देखो एक तो चेक करते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया गया है, उस पर एक्स एक्स से समांतर कोई लाइन खींचो तो पता चल जाएगा 1 1 है या नहीं है। तो अगर किसी ग्राफ में हम लोग वाई एक्स के समांतर एक लाइन खींच लें तो क्या पता चलेगा। मान के चलो हमारे पास यही ग्राफ है, इस पे वाई एक्स के समांतर एक लाइन खींचो, ये कोई ग्राफ है इस तरीके से, वाई एक्स के समांतर एक लाइन खींची, कितनी जगह काट रहा है 1 2 एंड 3। अगर वाई एक्स के समांतर लाइन खींचने पर ग्राफ एक से अधिक पॉइंट्स पर काटता, मतलब उनके पॉइंट मिलते हैं, कटान बिंदु मिलते हैं, तो फिर वो फलन ही नहीं होता है, वो फलन होगा ही नहीं। आप कहोगे सर जी क्यों? क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। फिर चेक कर लो, x की एक वैल्यू के लिए y की कई सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो आप चाहो तो लिख लो एक नोट बना करके कि किसी ग्राफ है ना, किसी ग्राफ में y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर यदि प्रतिच्छेद बिंदु एक से अधिक आते हैं तो वह फलन नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। मतलब एक्स अक्ष के समांतर खींचने पे क्या मिलता है, एक्स अक्ष के समांतर खींचने पे क्या मिलता है कि वो एक ही है या नहीं है, और वाई एक्स पे समांतर खींच के देखें तो पता चल जाएगा वो फलन है या नहीं है।
है ना, जरूरी थोड़ा है कि फलन ही हो। अब इस केस में देखो आप कहोगे सर जी लोग खींच दिए y एक्स के साथ, तो ये तो जो है ये एक एक ही तो दिख रहा मुझे, ठीक है ना, लेकिन सर मेरे को ना फलन नहीं दिख रहा है। तो हमने कौन सा कहा, हमने तो इनवर्स सिर्फ इतने हिस्से का पढ़ा था -π/2 से कहाँ तक का -π/2 से, यानी कि इतना और सॉरी हाँ और इतना इतना इतना, यानी कि ये वाला ग्राफ। बाकी सब हटाओ हटाओ, खाली करो मेरे भाई, खाली कर दो, बस ये बस 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 ये जो ग्राफ है ये है आपका साइन इनवर्स का ग्राफ, बस इतना सा ग्राफ, बस इतनी सी बात है मेरे भाई, इतना सा ग्राफ है ये आपका। चाहो तो आप किताबों में भी अगर देखोगे इतने से हिस्से को उसने थोड़ा सा मोटी लाइन से दिखाया है, इतने हिस्से को। तो बेटे आपको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और ये 2-3 बातें आपको अच्छे समझ में आएगा। हम ज्यादा समय नहीं लगाते, अब चलते हैं कोस की तरफ। इसको फटाफट आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, मैं कोस के ग्राफ पे चर्चा करूंगा, मुझे सारे खत्म करने हैं इसी लेक्चर में बेटे ये आज। चलिए मेरे बेटे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कोस एक्स के इनवर्स के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बात करते हैं बेटे, कोस एक्स के। आज गर्मी लगने लगी भाई थोड़ा सा। तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाया हूं जल्दबाजी में, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए आप एनसीईआरटी किताब में ग्राफ देखें, और ये ग्राफ आपको अच्छे से मैं चाहता हूं कि याद होना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 में जब मैं था मैंने तो याद कर लिया था, जितना समझ में आता याद समझ में आया ठीक है, जितना याद करा याद कर लिया। क्योंकि आपको पता है कि कॉस हमारे पास में जो 0 होता है वो 1 वैल्यू देता है, और कॉस π/2 90 की वैल्यू 0 होती है। से कॉस अगर -π/2 की बात करेंगे तो भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ना। नहीं -π/2 की वैल्यू तो ग्राफ ठीक है, कॉस -π/2 की वैल्यू भी 0 होती है, पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों का, जैसे कॉस पाई की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो इन्हीं चीज़ों का यूज करके ग्राफ बनाया गया था कि कहाँ पे वैल्यू क्या है। अब एक्स एक्सिस पर आपको दिख रहा है कि ये डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब हमारे पास में जो कोस हमारा फंक्शन होता है, बेसिकली कोस फंक्शन होता है, उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर ही होता है, बिकॉज पूरी लाइन फ्री है, इसके लिए कुछ भी वैल्यू ले सकता है। और इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं, जैसे साइन की बात थी, इसको ध्यान से देखो, ये भी 1 और -1 के बीच का ही ग्राफ है, तो उसका जो रेंज बनती है वो -1 से 1 के बीच की बनती है। दोनों भाई एक जैसे से ही हैं डोमेन और रेंज के मामले में, डोमेन और रेंज के मामूलात में, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये देखो सीधी बात है, फिर आप चेक कर लो, एक लाइन खींच के देख लो एक्स एक्स के समांतर, बिल्कुल ये 1 1 नहीं है, ये कतई भी 1 1 नहीं है, लेकिन हम इसका कोस इनवर्स पढ़ेंगे, हम इसका कोस इनवर्स पढ़ेंगे। तो कोस इनवर्स किस हिस्से में पढ़ेंगे, जैसे हमने साइन की बात करी थी, इसकी भी एक मुख्य मान शाखा की बात करेंगे हम लोग, इसकी भी एक मुख्य मान शाखा की बात करेंगे। तो मुख्य मान शाखा कौन सी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 से अगर पाई को देखा जाए, 0 से अगर पाई को देखा जाए इस हिस्से में, यानी कि केवल इस ग्राफ में, जिसको मैं थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा डार्क कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ, ओनली ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ मेरे भाई, ये वाला सिर्फ इस वाले ग्राफ के लिए 0 से पाई के लिए, किसके लिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए है ना, ये फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको पता है इसका ये तो ठीक है, अब 1 1 हो जाता है, तो इस हिस्से में हम लोग 0 से पाई वाले हिस्से के अंदर फलन 1 1 होता है, 1 1 होता है। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इनवर्स पढ़ा जा सकता है, इसका इनवर्स पढ़ा जा सकता है। तो इसके इनवर्स की डोमेन तो सीधी सी बात है -1 से 1 ही रहेगी। अभी कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने साइन में बताया था अभी आपको कि ग्राफ बना लें, इसका इनवर्स का ग्राफ बना लेते हैं। अब इनवर्स का ग्राफ बनाने का मतलब एक्स एक्सिस को वाई एक्स से कन्वर्ट कर दो, तो मतलब जो एक्स एक्स पे वैल्यू ले रहे थे उसको बदल दो, यहाँ पे ले लेंगे 1 2 एंड 3 ऐसे ही 4, देयर इज -1 -2 -3 एंड -4 इधर की तरफ मेरे बेटे, ऊपर की तरफ ले जैसे यहाँ π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2π, नीचे -π/2 एंड नीचे की तरफ आ जाएगा पाई माइनस का, यहाँ पे माइनस का 3π/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2π, ठीक है ना, ओके।
तो अब ग्राफ कैसे बन रहा था कि 0 पे तो 0 है, 1 पे 1 है ना, 0 पे तो 1 है, और ये ऐसा ग्राफ बन रहा था इसका कोस का, ऐसा ग्राफ बन रहा था, ऐसा, है ना। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, किताबों से भी मिला लो, है ना आपके पास में, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन रहा था। तो हमने किस हिस्से में बात करी है, 0 से पाई वाले हिस्से में, किस हिस्से में बात करी है, ठीक है ना, कि हमें इनवर्स मिलेगा, ठीक है ना, आपके पास में 0 से, यहां से 0 तो यही है पाई वाले हिस्से में, यानी कि इतने हिस्से में कौन सा ग्राफ है, इस हिस्से में ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। बाकी सबको रफ करो, बाकी सबको रफ करो ताकि क्लियर दिखाई दे, ताकि क्लियर दिखाई दे। तो दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ बना, ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ है हमारा कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स का ग्राफ है। और इसका पता, डोमेन तो आपको पता ही है, ये -1 से 1 के बीच में ही मूव करेगा, देखो ऐसे डांस कर रहा है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 0 से पाई तक है, 0 से पाई तक है। और मेरे बेटे इसी को हम लोग 0 से पाई को ही हम इसके मुख्य मान शाखा कह देंगे, मुख्य मान शाखा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम इसको कह देंगे। तो दैट्स ऑल ओवर, इसमें इतनी बात करनी थी, और बातें मैंने बहुत पहले रेफरेंस दे दिया है तो आपको अब इजी लग रहा होगा, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट करो, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये किसका ग्राफ है, दिस इज द कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हमारा जो ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है बेटा, ओके। चलिए नोट करिए फटाफट। अब हम बढ़ते हैं tan की तरफ, जो कि हमारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। चलिए बेटा, अब हम लोग हाँ ठीक है, आवाज सही आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, और जिसका ग्राफ बड़ा ही झालरदार होता है, जब डांस करने वाला होता है, ये ग्राफ होता है। ये ग्राफ कैसे बना है, ठीक है ना, इस बारे में तो भाई वही लेक्चर 6 चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल से बताई है बातें, ठीक है ना। लेकिन चलिए थोड़ी थोड़ी बातें यहां बताएंगे कि बेसिकली हमारा जो tan x होता है उसका एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो होता है sin x बटे cos x। तो ये क्लियर सी बात है, जहां जहां cos x 0 होगा ना वहां पर tan x परिभाषित ही नहीं होगा, क्योंकि आप देखो tan x इज इक्वल टू, अगर आप बटे में 0 आ जाएगा तो जहां जहां cos x 0 बनेगा वहां पर tan x का ग्राफ आएगा ही नहीं। तो आप देख पा रहे हैं, और आपको पता है cos जो होता है, जैसे π/2 पे 0 होता है, cos 3π/2 पे 0 होता है, cos माइनस में भी -π/2 पे भी 0 होगा, एंड cos ऑफ -3π, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पे 0 होगा। किन वैल्यूज पे 0 होगा, जहां पर x की वैल्यू 2n+1 π/2 होगी और n कोई पूर्णांक होगा। n का मान 0 भरोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी π/2, यहाँ पे भी 0 होगा। n का मान 1 भरोगे, x = आ जाएगा 3π/2, यहाँ पे भी 0 होगा, चाहे माइनस में भर के देख लो। तो x की वैल्यूज जहां पर साइन के, कोस के लिए x की वैल्यूज ये वाली वैल्यूज होंगी, वहां पर tan परिभाषित नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अगर tan की हम लोग डोमेन की बात करते हैं, केवल tan की, इनवर्स की नहीं, tan की, तो वो रियल नंबर तो है, देखो पूरा रियल नंबर तो है, लेकिन रियल नंबर में से हमें ये वाली वैल्यूज घटानी पड़ेंगी जहां जहां cos 0 होता है। तो हम लोग इसमें से एक समुच्चय ऐसा घटा देंगे जिसमें x टाइप के एलिमेंट है, जब जब x का मान 2n+1 π/2 के बराबर होगा तो tan परिभाषित नहीं होगा, और जहां पर n कोई भी पूर्णांक होगा तो इस सेट को माइनस कर देंगे, तो ये तो बनेगा इसका डोमेन। और क्लास 11 में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था ये वाली चीज, ठीक है। और इसकी जो रेंज बनेगी, अब रेंज देखो, रेंज तो भाई साहब ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा, देखो कहीं भी चले जाओ, उसको ही ले जाओ इसको, रेंज तो इसकी पूरी रियल नंबर आ जाएगी मेरे भाई, पूरा का पूरा रियल नंबर 1 2 3 4 5 पॉइंट में सारी,
तो रियल नंबर्स में आ जाएगी। तो दिस इज, ये तो था क्लास 11th में बताई गई बात का जलवा। अब हम बात करते हैं इसके इनवर्स की, और इनवर्स के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये किस हिस्से में। अगर हम अभी इसमें लाइन खींच के देखें तो 1 1 नहीं हो रहा है, अभी देखें तो 1 1 नहीं हो रहा है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो हमें एक इसकी प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि मुख्य मान ब्रांच इसकी भी देख लेते हैं, वहां पे इनवर्स इसका देख लेंगे, ठीक है, कहां बनेगा। तो ये सब चीजें तो मैं बता चुका हूं आपको पहले ही 11th में ही, लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 नोट कर लो, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम लोग बात देखें, हम देखें इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से इस π/2 के बीच में। कौन सा ग्राफ मिल रहा है? ये वाला ग्राफ मिल रहा है, ये वाला ग्राफ मिल रहा है। लेकिन बात इतनी गजब की है कि हम लोग इतने मजबूर हैं कि -π/2 को ले नहीं सकते, और जब इसको ले नहीं सकते तो इसमें हमें ओपन इंटरवल लगाना पड़ता है, और इसको भी नहीं ले सकते तो इसके लिए भी हमें ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। तो मेरे भाई मतलब ये हुआ कि जो tan होगा, tan इनवर्स एक फंक्शन बनेगा जिसकी मुख्य ब्रांच बनेगी, कहां से? मुख्य ब्रांच बनेगी, मुख्य ब्रांच बनेगी -π/2 से +π/2 तक के, सॉरी ओपन इंटरवल, मतलब ये वैल्यूज ली नहीं जाएंगी ना आपके पास में, ठीक है। सॉरी मेरे भाई, tan इनवर्स का जो डोमेन बनेगा उससे तो हम ग्राफ से देखेंगे ना, ऐसे थोड़े देख लेंगे। ये तो हमने देख लिया कि हाँ इस हिस्से में, ये इस वाले हिस्से में ये 1 1 बन रहा है, तो हम लोग केवल ग्राफ का यही हिस्सा देखेंगे। मैं अब इनवर्स बनाऊंगा इसका, अब मैं इसका इनवर्स बनाऊंगा। इनवर्स के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मतलब चेंज कर देंगे, और मेरे भाई जैसे कि यहाँ पे तो आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड ऑल, ऊपर आ जाएगा π/2 एंड दिस इज पाई एंड 3π/2 एंड 2π। तो मेरे बेटा -π/2 यहाँ पे और -π यहाँ पे, -3π/2 यहाँ पर एंड दिस इज 2π। तो ग्राफ कैसे बन रहा है? क्योंकि परिभाषित नहीं होता जहां पर, वहां पे एक लाइन बनाते हैं डॉटेड करके जो बना रखी है हमने, π/2 पर परिभाषित नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना देंगे ऐसे करके, -π/2 पर परिभाषित नहीं है तो लाइन बना देंगे यहाँ ऐसे करके, 3π/2 पे भी परिभाषित नहीं है तो एक लाइन ऐसे बना देंगे यहाँ करके, है ना, और इस पे भी माइनस के 3π/2 पे परिभाषित नहीं, यहाँ पे बना देंगे। और अब आप ध्यान से देखो, जब आप x की वैल्यू 45 लेते हो, यानी कि यहाँ 45, आपको पता है ना tan 45 π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो वैल्यू 1 बनती है, यानी कि यहाँ पे। तो ग्राफ ना किस तरीके से जाएगा, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें 45 पे लगोगे यहाँ पे वैल्यू, तो ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा, यू करता हुआ और ऐसे करता हुआ, ठीक है, ऐसे तो जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में दिख रहा है ना भाई। मेरे पास डिजिटल बोर्ड उठता तो मैं भी आपको डिजिटल उससे बता पाता बढ़िया से, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं कम बेहतर बता रहा हूँ, मुझे पूरी कोशिश है मेरी बताने की। ऐसे ही फिर यहां से ग्राफ जाएगा ऐसे करते हुए, ये टच नहीं करेगा इस लाइन को क्योंकि यहां पे परिभाषित ही नहीं है। इधर से ग्राफ कैसे जाएगा? इधर से भी आपका ग्राफ ऐसे ही जाएगा कि यहां से पास होगा, है ना, आपके पास में यहां से पास होगा और इधर से, ठीक है, ये नीचे की तरफ से यहां से, वैसे जरूरत भी नीचे वाले पढ़ने की, इधर वाला पढ़ने की, क्योंकि -π से पास होगा और -π/2 से लगता हुआ इस तरीके से ऐसे जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा, हमने तो मुख्य शाखा किसको लिया? -π/2 से, इस वाली लाइन से π/2 से, और इस लाइन के बीच का जो ग्राफ है -π/2 के बीच का ग्राफ है। बाकी सबको रफ करो फटाफट, क्लियर दिखाई देगा। ले भाई, ये जो ग्राफ बची है, मेरे बेटा, ये जो ग्राफ बची है, ठीक है ना, यही है। तो अब tan इनवर्स का जो डोमेन होगा
डोमेन तो मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, देख लो डोमेन तो एक्स एक्सिस पे जो कोई भी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसकी रेंज कहां बहेगी, -π/2 से ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि tan π/2 परिभाषित ही नहीं होता है ना tan -π/2 परिभाषित होता है, तो ये वैल्यूज तो ले ही नहीं सकते हैं, और जिन वैल्यूज को नहीं ले सकते हैं उसके साथ हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। ये इंटरवल का खेल भी 11th में सीखा था। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका tan वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग सब चलेंगे, इन चीजों को नोट कर लेना, इसको कह देंगे हम लोग कि tan की मुख्य मान ब्रांच यही है, मुख्य मान जो शाखा है वो यही है, तो सबको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर। वैसे मैं एक बार रिपीट करूंगा, सब लिखवाऊंगा दोबारा से ये सब बातें। अब जरा फटाफट इसको नोट करिए। अब चलते हैं हम कोट की तरफ, है ना, किसकी सब चलते हैं बेटा, कोट की तरफ, कोट पैंट कोट। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे, है ना, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, और उसका ग्राफ भी tan जैसा ही उटपटा सा है, और इस ग्राफ को बनाने के लिए क्लास 11th में मेहनत की गई थी, लेकिन मैं समझाता हूं दोबारा से फिर कि बेसिकली क्या होता है कि कॉट जो होता है वो होता है sin x बटे cos x। अरे यार उल्टी बात है, cos x बटे sin x। इसका मतलब जहां जहां sin x का वैल्यू 0 होगा तो ग्राफ वहां पर होगा ही नहीं, ग्राफ आपको वहां मिलेगा ही नहीं। और साइन कहां कहां 0 होता है, जब x की वैल्यू या तो पाई हो, ठीक है ना, 0 पे भी तो होता है मेरे भाई। अगर 0 हो, साइन x की वैल्यू 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, ये सब वैल्यूज, कहने का मतलब x का वैल्यू अगर n पाई हो जाए, जहां पर n कोई पूर्णांक हो, प्लस माइनस में भी ये काम करता है ना, वैल्यू कुछ भी हो, इधर की तरफ हो उधर की तरफ हो, तो जहां जहां साइन होगा वहां पर साइन 0 होगा, वहां कोस एक्स का ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, यानी कि 0 पे देखो, 0 पे यहां पर 0 पे ग्राफ निकल रहा है, यहां से ग्राफ नहीं जा रहा है यहां से, इसका मतलब इस लाइन को कभी टच भी नहीं करेगा, देखो टच नहीं करना है कभी, इसके साथ साथ ऐसे निकल जाएगा, जैसे अनंत में मिलता हूं। फिर प्लस पाई पे देखो, प्लस पाई पे भी देखो ग्राफ नहीं जा रहा है, इस लाइन से कभी टच नहीं होगा, इस लाइन से कभी टच नहीं होगा, देखो इस तरीके से जाएगा यूं करते हुए। 2 पाई पे भी कभी परिभाषित नहीं होगा, देखो इस लाइन को नीचे नीचे बढ़ा लो, कभी भी टच नहीं होगा, इसके साथ साथ निकल जाएगा, लेकिन कभी बात नहीं करेगा इससे। नेगेटिव डायरेक्शन में भी आप देखो कि माइनस पाई पर परिभाषित नहीं होगा तो ग्राफ वैसे निकल जाएगा। तो ये तो रहा बात इसकी। अब जरा कोट की हम लोग बेसिकली 11th वाली बात कर लेते हैं कि कोट जो है उसका डोमेन क्या होता है। डोमेन तो सीधी बात है, रियल नंबर ही होगा, लेकिन रियल नंबर में से हमें वो वैल्यू घटानी पड़ेगी जहां साइन माइनस होता है, और वो वैल्यूज क्या होती है, जब x का मान होता है n पाई, जहां n कोई भी पूर्णांक होगा, तो ये वाला सेट हमें माइनस करना पड़ेगा कि x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, जहां पर n कोई पूर्णांक होता है, इसको घटा देंगे इसके डोमेन में से, और इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर है, क्योंकि आप देखो रेंज आएगी इस पर, और ये तो पूरी लाइन है, ये तो रियल नंबर पूरा है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर ये ले लेगा, ठीक है ना। तो दिस इज, ये हो गया क्लास 11th वाला काम, जो कि मैंने बड़े छोटे कम शब्दों में समझाया है, क्योंकि आपने वहां पढ़ के आप लोग आए होंगे। अब इनवर्स की बात करते हैं इसकी। आप देखो ऐसा स्थान देखो, ऐसी जगह देखो जहां पर ये फंक्शन 1 1 हो रहा हो, बहुत जगह हो रहा है, लेकिन हम लोग इसकी प्रिंसिपल, हम इसकी क्या देखेंगे, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच देखेंगे कोट की, वो क्या होगी कोट की प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। देखो 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 देखो, इस वाले हिस्से की बात कर लो आप, इस वाले हिस्से की, मात्र इस वाले हिस्से की, ये हिस्सा कहां से है, x इज इक्वल टू 0 से लेके पाई तक का, लेकिन हम लोग वैल्यू 0 भी नहीं दे सकते क्योंकि 0 पे परिभाषित नहीं है, और पाई भी नहीं, तो इसका मतलब 0 पे भी एक ओपन इंटरवल लगेगा और पाई पे भी एक ओपन इंटरवल लगेगा। तो यहां पर कोट इनवर्स जो बनेगा उसका जो डोमेन होगा उसको देखने के लिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। ग्राफ तो बनाना ही पड़ रहा है ना भाई सबका ही।
बहुत मास्टर डर जाते हैं इन चीज़ों से, अरे कहाँ चक्कर में पढ़ो, सीधा आप अप्लाई करवाओ, ठीक है नहीं। लेकिन भाई साहब मैं अपने आप को जवाब नहीं दे पाता ना, तो इनवर्स के लिए हम लोग एक्सेस बदल देंगे, 0 यहाँ पे ले लेंगे 1 2 एंड 3 4 5 इस तरीके से, यहाँ -1 -2 -3 -4 ऐसे ही -5 है ना, यानी कि इन्फिनिटी तक ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। ऊपर की तरफ π/2 एंड देयर इज अ पाई, फिर मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे आ जाएगा 2π, नीचे भी ऐसे ही आ जाओ -π/2 एंड यहाँ पर माइनस का पाई, यहाँ पर 3π/2 एंड यहाँ पर 2π। अब मेरे भाई बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, जो इसका ग्राफ है ना, इस पर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, कहाँ डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन नहीं है, तो 0 पे तो ये लाइन है ही, हो ही गई है। पाई पे डिफाइन नहीं तो एक लाइन यहां बना दो ऐसे करके, पाई पे परिभाषित नहीं है, यहाँ पे डिफाइन कर मतलब लाइन बना दो। एक -π पे भी डिफाइन नहीं है तो यहाँ बना दो एक लाइन कर, 2π पे भी डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइन बना दो, और यहाँ पर भी 2π पे भी एक लाइन बना दो, ठीक है, ओके। अब अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये जो ग्राफ होगा हमारा, ये किस तरीके से जाएगा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को हमने वाई एक्सिस में कन्वर्ट करा है, ठीक है ना। तो जो ग्राफ होगा हमारा, देखो देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है ना, ऐसे कुछ ऐसे हमारा ये ग्राफ निकल जाएगा, उसका इनवर्स जो है कुछ ऐसे ही निकल, जब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे। ओहो ओहो, कितनी गलत बात कर रहा हूं यार, 0 पे तो परिभाषित ही नहीं है, तो काहे 0 से निकलेगा, नहीं निकलेगा, π/2 से निकलेगा मेरे भाई। तो ऐसे करते हुए ऐसे, मैं भी तो सोच रहा नेगेटिव कैसे बन रहा है ये, और ठीक है ना, और ध्यान से देखो यहां पे तो 0 है, 0 से पाई तक की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो ध्यान रहे 0 से पाई तक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्स अक्ष पे तो कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन जो मुख्य ब्रांच है हमारी, मैं बाकी ग्राफ नहीं बना रहा हूं, बस सिर्फ वो इनवर्स वाला ग्राफ बना रहा हूं, क्योंकि जो जहां पे 1 1 है, कहां पे 1 1 है, इस वाले पोर्शन पे 1 1 है, तो इसी का इनवर्स हमने बना लिया है, इतना, ठीक है। तो ये वाला, तो ये ग्राफ जो बना है, और कहां से कहां तक है ये ओपन इंटरवल 0 से पाई तक की है, ठीक है। कहां तक की है बेटा, 0 से ओपन इंटरवल, रियल नंबर से ओपन इंटरवल 0 से पाई तक की है, तो इसको नोट कर लो, दिस इज द, और कोट के लिए 0 से पाई ये जो है, ये मुख्य मान ब्रांच होगी, मुख्य मान शाखा होगी, और इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं, वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। तो आप लोग जरा फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करके जरा नोट करें, और कुछ बात नहीं बतानी मुझे इसके अंदर। अब मैं बढ़ता हूं अपने 5th की तरफ, 6 है ना, 2 और बचे हैं बेटा, 2 और बचे हैं, ठीक है। चलिए जी बेटा, अब ये जो अजीब सा ग्राफ है, अजीब नहीं है, जिन बच्चों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा, ये sec x का ग्राफ है, y = sec x का ग्राफ है ये। अब इस ग्राफ के अंदर, अब ग्राफ को थोड़ा समझाते हैं, क्योंकि sec x जो फॉर्मूला होता है 1/cos x वाली हालत होती है, और इसकी हालत ऐसी है जैसे tan x की होती है ना, कि sin x/cos x, जहां जहां tan परिभाषित नहीं था वहां पर sec भी परिभाषित नहीं होने का, ठीक है ना। और कहां का नहीं होता, क्योंकि जहां cos 0 होता है ना, जहां पर cos 0 होता है, cos x 0 होता है, और x की वैल्यू अगर 2n+1, मैंने अभी पहले बता के चला हूं, π/2, n बिलोंग्स टू कोई भी पूर्णांक हो, यानी कि x की वैल्यू या तो π/2 हो जाए, या -π/2 हो जाए, या 3π/2 हो जाए, या -3π/2 हो जाए। n की वैल्यू जब इसमें भरोगे 0 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यूज निकलेंगी। इन मानों पर
सेक परिभाषित नहीं होता क्योंकि जीरो हो जाएगा। तो वहीं पर हमने क्या कर रखा, लाइनें बना रखी, देखो कि π/2 पे एक लाइन बना ली, इस लाइन से कभी भी नहीं टकराएगा ग्राफ। ऐसी 3π/2 पे एक लाइन बना ली, इस 3π/2 से कभी भी ग्राफ नहीं टकराएगा। माइनस के π/2 से भी ग्राफ कभी नहीं टकराएगा, माइनस के 3π/2 से भी ग्राफ कभी नहीं टकराएगा। तो इस ग्राफ के अंदर हमें एक ऐसा हिस्सा देखना है जो कि हमें मुख्य मान शाखा देगा और जहां पर हम इसका इनवर्स पढ़ेंगे, यानी कि कहां पे फंक्शन 1 1 हो रहा है। तो मैं जहां आपके पास में बता रहा हूं उसको ध्यान रखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इधर का ये हिस्सा, ठीक है ना, ये लाइन को टच नहीं करेगा, नहीं तो करंट लग जाएगा भाई, क्योंकि इस पर परिभाषित ही नहीं है। ये वाला हिस्सा और मेरे भाई इसको थोड़ा सा लाइन अगर ड्रॉ कर दें तो इधर का ये वाला हिस्सा। आपको सर ये अजीब सा ही है, जीरो, क्योंकि जीरो से कहां तक का, पाई तक का हिस्सा, क्लोज इंटरवल। आप कहोगे सर जी कैसी बात कर रहे हो, π/2 बीच में पड़ रहा है, इसमें परिभाषित नहीं है, वो कहां जाएगा। तो मेरे भाई उसको माइनस कर देंगे ना, π/2 को माइनस कर देंगे ना, हटा देंगे ना। ले, तो जीरो से पाई, जिसमें से π/2 को हटा दिया जाए तो वहां पर हम लोग इनवर्स पढ़ सकते हैं इतने हिस्से में। तो अब देखो, पहले तो सेक का स्थिति देखो, सेक का डोमेन क्या होता है, वो होता है रियल नंबर माइनस, जहां पर कोस डिफाइन नहीं होता वो वाला, x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, जहां पर n कोई भी पूर्णांक होता है, से वैल्यूज क्या आती हैं y एक्सिस पर, पूरा का पूरा रियल नंबर आता है, लेकिन 1 के और -1 के बीच का कोई भी मान कभी भी, चेक कर लेना, सेक की टेबल में चेक कर लेना, कभी भी सेक का मान -1 और 1 के बीच का नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है। तो मेरे भाई रियल नंबर में से हम ओपन इंटरवल -1, 1 माइनस करेंगे, ठीक है ना, आपके पास में -1, 1 माइनस करेंगे, क्योंकि 1 और -1 भी तो आता है, इसलिए ओपन इंटरवल घटाया है, तो वो 1 और -1 इसमें बच जाएंगे, है ना, इसमें बच जाएंगे 1 और -1, ठीक है। तो ये तो क्लास 11th में हमने रेंज डोमेन आपको बताई थी वहां पर। तो अब चलो इनवर्स, क्लास 12th वाला पोर्शन। इनवर्स के लिए मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा वंस अगेन, और मैं सिर्फ इसकी मुख्य शाखा का ग्राफ बनाऊंगा और फालतू बनाने का ही नहीं। एक्सेस को चेंज करेंगे तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 and 2 3, ऐसे ही -1 -2 and -3, ऊपर की तरफ आप लिखेंगे π/2, यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ आ जाएगा 3π/2, यहाँ पे आ जाएगा आपके -π/2 एंड दिस इज -पाई, एंड यहाँ पर -3π/2। तो हमने कहा था कि π/2 पे परिभाषित नहीं, वहां पे डॉट 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 लगा, तो ये लगा दिया, यहाँ पे नहीं है परिभाषित है, यहाँ पे भी परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, आपके पास में। और ग्राफ किस तरीके से चलेगा, फिर हम लोगों को ये हिस्सा ड्रॉ करना है, सिर्फ ये वाला, यानी कि π/2 वाली लाइन से धनात्मक दिशा में चलता हुआ, ठीक है, आपके पास में, ठीक है ना, π/2 वाली लाइन से धनात्मक दिशा में चलता हुआ और 1 की तरफ, ये वाला पोर्शन मीन्स इस तरीके से। वैसे तो ये पूरा चलेगा इस तरीके से करते हुए, है ना, ये ऐसे चलेगा ऐसे, लेकिन हम नीचे वाले पार्ट को यूं लिख रहे क्योंकि ये तो हमारा 1 1 बनेगा ही ना, तो हम केवल इनवर्स वाले पार्ट का लिख रहे हैं, एक कुछ हिस्सा इधर की तरफ बनेगा, ठीक है, और बाकी का हिस्सा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से, क्योंकि पाई पे डिफाइन नहीं होगा ना, सॉरी पाई पे डिफाइन होगा, तो ये वाला हिस्सा इधर की तरफ इतना, ठीक है जी, आपके पास में यहाँ से इतना। तो इस हिसाब से अगर सेक इनवर्स का हम लोग देखें डोमेन क्या है, डोमेन तो पूरा रियल नंबर होगा। अरे यार रुको, यहां से थोड़ा शुरू हो जाएगा, यहां से शुरू होगा 1 से, यहां से शुरू होगा और नीचे की तरफ डाउन ये जो लाइन है इस तरीके से, और ये लाइन यहां से ऐसे जाएगा। मैं पगला गया हूं, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं ना, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, पागल वो होते हैं जो अपनी गलती सही नहीं करते, हमें पता है कहाँ गलती हुई है, करते हैं। तो ये ग्राफ जो बनेगा बेसिकली ये आपका सेक इनवर्स का ग्राफ है, और आप देख पा रहे हैं कि पूरा रियल नंबर आएगा, लेकिन रियल नंबर्स के अंदर ये वाले पॉइंट्स माइनस करने पड़ेंगे आपको,
ठीक है ना, -1 से 1 हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच के मान नहीं आते हैं, इसके बीच के मान बेटा नहीं आते हैं। और इसकी जो मुख्य ब्रांच शाखा बनेगी मैंने अभी डिफाइन करी थी कि 0 से पाई क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है ना, 0 से पाई क्लोज इंटरवल के अंदर, लेकिन इसमें से π/2 घटाना पड़ेगा क्योंकि π/2 के अंदर फलन डिफाइन नहीं है। बीच में π/2 पड़ रहा है ना, बीच में π/2 पड़ रहा है ना, इस लाइन पर डिफाइन ही नहीं है तो उस लाइन को हटाना पड़ेगा। 0 से पाई के बीच का ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। 0 से पाई तक का जो सेट है, 0 से पाई तक का जो सेट है उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये इन्वर्स पढ़ेंगे आपके पास में। और इसी को हम लोग इसका मुख्य मान शाखा कह देंगे। क्या कह देंगे? मुख्य मान शाखा। तो याद रखें, मैं सबकी मुख्य मान शाखा आपको लिखवा के जाऊंगा, टेंशन लेने वाली की बात नहीं है। ओके, अब हम बढ़ते हैं बेटे लास्ट ग्राफ की तरफ। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट है हमारा कोसेक, है ना। चले बेटा, लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। क्या है? कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी कोसेक एक्स का ये ग्राफ है। अब इसके इनवर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेंगे ग्राफ को डिफाइन कैसे करा गया होगा। आपको पता है कि कोसेक एक्स जो होता है वो 1/sin x के बराबर होता है। जहां जहां साइन 0 होता है वहां पर ये डिफाइन नहीं होगा। 0 कहाँ कहाँ होता है आपको पता है, 0 पे, पाई पे, प्लस वाली भी माइनस भी, +-2 पाई, +-3 पाई, इन सब पे 0 होता है। या जनरली लिखें तो n पाई पर, जहां n कोई भी पूर्णांक होगा। तो ऐसी वैल्यूज पर देखो, 0 पे भी ग्राफ जा नहीं रहा है। 0 से जाने वाली लाइन को ये ग्राफ कहीं टच नहीं करेगा। देख लो, नीचे भी देख लो, नीचे की तरफ ये ग्राफ बनाया है ना, देखो ये 0 से जाने वाली लाइन को भी ये कभी टच नहीं कर रहा है। पाई से जाने वाली लाइन को भी कभी टच नहीं करेगा। देखो इधर ग्राफ का कुछ हिस्सा इधर की तरफ भी है। 2 पाई से जाने वाली लाइन को भी कभी टच नहीं करेगा। दिख रहा है आपको टच, लेकिन ऐसा नहीं है। -पाई वाली लाइन को भी कभी टच नहीं करेगा, देख पा रहे हो आप। तो अब इसके अंदर हमें मुख्य ऐसा देखना है पोर्शन कि जो हमें इनवर्स दे दे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा -π/2 से और इतना हिस्सा कट कर लो, π/2 वाला है, π/2 वाला -π/2 से π/2 तक का हिस्सा हम लोग ले लेते हैं। क्योंकि इस हिस्से में अगर आप देखोगे, इस हिस्से में अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन 1 है, जिसको मैं डार्क अगर कर दूं, ये फंक्शन वही, ये वाला हिस्सा, इतना सा हिस्सा इधर का और इतना सा हिस्सा इधर का। कोई भी x के समांतर लाइन खींचोगे तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। खींच के देख लो, चाहे देखो, ये देखो एक ही पॉइंट मिला, एक ही पॉइंट मिला, कहीं खींच लो। तो मतलब क्या है कि इस हिस्से में 1 है। तो अब आप कहोगे सर जी 0 भी तो है बीच में, तो हम क्या करेंगे, 0 बीच में से घटा देंगे, जैसा भी किया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम कोसेक का डोमेन वगैरह देख लें इस ग्राफ से। कोसेक आपको पता है इसका डोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन उस वैल्यूज को माइनस करना पड़ेगा जहां पर साइन डिफाइन नहीं है। x such that x is equal to n pi where n belongs to z, एंड इसका जो डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, पूरा रियल नंबर आएगा। लेकिन इसकी वैल्यू भी देखो, आप ध्यान से देखो, 1 के और -1 के बीच में ग्राफ कभी कहीं नहीं है। देखो कहीं नहीं है, कहीं चले जाओ, 1 के और -1 के बीच में ग्राफ नहीं है। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग -1 और 1 का ओपन इंटरवल, ठीक है ना, -1 का और 1 का ओपन इंटरवल, ठीक है मेरे बेटा। ओके, ठीक है। अब इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स ग्राफ से ही पता चलेगा। इनवर्स हम ग्राफ बना लेते हैं उसका। तो मेरे भाई, मेरे बेटा, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, एंड x एक्सिस को y को x में चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, ऐसे यहाँ पे -1 है ना, या -2 एंड -3, देयर इज π/2 एंड यहाँ पे पाई, यहाँ 3 π/2, इधर की तरफ -पाई, -पाई, माइनस का 3 पाई, सॉरी माइनस का π/2, माइनस का पाई, यहाँ पे माइनस का 3 π/2। तो ग्राफ का हिस्सा सिर्फ ये वाला हिस्सा प्लॉट कर रहा हूँ जिसमें इनवर्स हमें दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा है ना आपके पास, इतना इधर से इतना।
तो देखो आपको पता है जहाँ जहाँ परिभाषित नहीं है उस पे लाइन बना लो, यहाँ तो है ही नहीं, जीरो पे परिभाषित, तो लाइन तो बनी ऑलरेडी है ही ये वाली, यहाँ भी एक लाइन बना लो ऐसे करके भी, और यहाँ माइनस पाई पे भी एक लाइन बना लो, ठीक है। बना तो ऊपर भी सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई कहीं मिलेगा, यहाँ पे भी लाइन बना सकते हैं, है ना, और नीचे 2 पाई मिलेगा माइनस का, वहाँ पे भी लाइन बना सकते हैं। तो बेसिकली ग्राफ तो जो जाएगा आपको पता है 1 हमारे पास में, ठीक है ना, आपके पास में यहाँ से शुरू होगा और कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। इसका पूरा ग्राफ बना रहा हूँ पहले मैं, पूरा का पूरा ग्राफ ऐसा, ठीक है। और इसका फिर कुछ हिस्सा इधर की तरफ ऐसा बनेगा -1 की तरफ, ऊपर लिख दो -1 -2 -3, तो यहां से कुछ ऐसे करके ऐसा। तो हमने जो बात कही थी आपको कि हम लोग कहां से कहां तक का वैल्यू लेंगे, हम लोग कहां से कहां तक का वैल्यू लेंगे बेटा, हम लेंगे -π/2 से, यानी कि यहां से -π/2 से प्लस के π/2 तक, यानी कि ये वाला ग्राफ सिर्फ आएगा इनवर्स के अंदर, इतना ग्राफ। तो फालतू को मैं रफ कर दूंगा अभी, केवल इतना ग्राफ, ठीक है ना, केवल इतना सा ग्राफ आएगा इनवर्स के लिए। दिस इज cos इनवर्स x, कोसेक इनवर्स ऑफ, तो इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन आपको पता है रियल नंबर पूरा होगा, लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा -1 से 1, क्योंकि इसके बीच में वैल्यू कहीं है ही नहीं, है ना, आपके पास में इसके बीच की वैल्यू कहीं है ही नहीं। और लेकिन ये कहाँ इसकी मुख्य ब्रांच क्या बनेगी, मुख्य शाखा -π/2 से लेके π/2 तक, लेकिन इसके बीच से हमें माइनस करना पड़ेगा 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 पे परिभाषित नहीं है आपका फंक्शन, ठीक है। तो बेटे ये पूरा का पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है विद ग्राफ। तो अब इतना देखा तो जरा 5 मिनट और देख लो, फिर हम लोग आगे की तरफ, फिर हम विराम देंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ कैसे करने हैं उस बारे में हम लोग बात करेंगे। एक टेबल जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है उसको देखो जरा, इसको पहले आप नोट कर लो आराम से, ठीक है ना। तो अब मैं जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हमने इनवर्स पढ़े हैं उन सबका मैं डोमेन और रेंज एक बार लिख के दिखा दूं, ताकि आपको हमने क्या सीखा है थोड़ा सा दिमाग में तो आ जाए। अगर ये कुछ याद ना रहे तो कम से कम ये तो याद रखें, हमने पढ़ा है सबसे पहले साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का हमने जो डोमेन पढ़ा है वो -1 से 1 पढ़ा है, और कहाँ से कहाँ तक का, -π/2 से π/2 तक का, और ये -π/2 से π/2 ये इसकी मुख्य ब्रांच कहलाएगी, ठीक है ना आपके पास में। तो दिस इज, ये डोमेन है और ये रेंज है। कॉस इनवर्स का हमने जो ग्राफ से देखा है, इनको याद करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से हल होंगे। -1 से 1 ही है, और इसकी मुख्य ब्रांच इसकी भी सेम, सॉरी इसकी होगी 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। फिर हम लोग बात करें अगर कोसेक की, कोसेक शुरू में लिख दिया उन्होंने, किताबों में लिखा है, तो ये होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 एंड आपके पास में, और इसका जो मुख्य ब्रांच बनेगी, मुख्य शाखा बनेगी, वो बनेगी ये वाली माइनस, अभी ये बताया मैंने आपको, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद सेक इनवर्स जो होगा वो रियल नंबर माइनस, ये सेम इनकी दोनों की डोमेन बनती है, और यहाँ पर ये आ जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई से माइनस करना पड़ेगा -π/2 इसके अंदर से, ठीक है ना। और फिर हमारा है tan इनवर्स रियल नंबर से सीधा और सच्चा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है। और फिर कॉट इनवर्स है, वो भी इसका जैसा ही भाई है, रियल नंबर से 0 से पाई ओपन इंटरवल। तो ये जो मैंने डोमेन रेंज बताई है इनवर्स फंक्शन की, इनके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ी थी, और इनको अब याद करो, इनको अब क्या करोगे, याद करो, और क्वेश्चंस में हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो बेटे अब ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। जो बेसिक था वो मैंने सब बता दिया, कोशिश पूरी रही है अच्छे से समझाने की, ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कितनी मेहनत आप कर पाते हो। थैंक यू।